हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम हो गया हिरोशिमा, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, तो फिर यह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हिरोशिमा जो चैप्टर है उसके जो राइटर का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसको अगर शॉर्टकट में कहे तो इसे हम अज्ञेय भी कहते हैं। तो इसके जब राइटर के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन राइटर को कुछ जानने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कि आप राइटर का नाम देख पा रहे होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या इसका दूसरा नाम हो गया अज्ञेय। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना है। हालांकि आपको दोनों नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्ययान या फिर अज्ञेय। तो यानी कि जहाँ पे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययान दे देंगे तो अज्ञेय नहीं देंगे, और ऑप्शन में अगर अज्ञेय दे दिए तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययान फिर नहीं देंगे। तो यानी कि आपको दोनों नाम याद रखना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दोनों नाम याद रखना है, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इससे रिलेटेड, तो यानी कि अगर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययान दे देंगे तो फिर अज्ञेय नहीं देंगे, फिर अज्ञेय दे देंगे तो ये नाम नहीं देंगे। तो यानी कि दोनों में से एक ही नाम देगा ना ऑब्जेक्टिव में। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस राइटर के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 2 या कुछ अधिक, इससे भी अधिक पूछ सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में केसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर जो कि पंजाब में था। अज्ञेय की माता वेयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। अज्ञेय बहुभाषी विद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, तो कृतियाँ में सबसे पहले हम ले लेते हैं काव्य में। तो काव्य में हो गया भंगदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा आदि। कहानी संग्रह में बेपथगा, जयदोल, ये तेरी प्रतिरूप, छुरा हुआ रास्ता, लौटती पतंगड़िया आदि। उपन्यास में शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपनी अजनबी। यात्रा साहित्य में अरे याया वर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध में त्रिशंकु, आत्मनेपद, अघतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक में उत्तर प्रियदर्शी। संपादित ग्रंथ में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपाणवरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 14 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सुपात्र किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धार्मिकता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले यह कविता एक अनिवार्य प्रशासनिक चेतावनी भी है। कविता अतीत भी भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज भी वैश्विक राजनीति से उपजती संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। तो जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे कि यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए हम बताए हैं। तो आप राइटर का नाम, दोनों ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हिरोशिमा है, चैप्टर का नाम हो गया हिरोशिमा और इनका लेखक का नाम हो गया सच्चिदानंद, हीरानंद,
वात्स्यायन या फिर अज्ञेय कह ले, दोनों में से, दोनों नाम वैसे याद रखना है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव के रूप में दोनों में से एक ही नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो हिरोशिमा चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ कोटेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको यानी कि देखो कविता में क्या हो जाता है ना, या फिर काव्य खंड कहे या फिर कविता ही कहे आप लोग, तो देखो इसको पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 से 3 मिनट लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखो कविता का क्या हो जाता है ना, इसका जो मायने होता है, इसका मायने समझने ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप इसका मायने नहीं समझ पाए हैं, यानी कि इस हिरोशिमा जो कोटेशन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, आप वही नहीं समझ पाए तो फिर इस कविता को पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम एक एक कोटेशन का पढ़ेंगे और फिर इसका हम मायने समझने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम आपको कहना चाहते हैं। तो चलो, एक बात तो तय है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत खुश हैं आपकी मेहनत से, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और एक दिन आपको ज़रूर जो आप चाहते हैं, आपके मन में जितना नंबर है इतना हमको अंक प्राप्त करना है, आप ज़रूर कर पाइएगा। सिर्फ मेहनत से घबराना नहीं है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, ठीक है। 1 साल का तो ही बात है, सिर्फ 1 साल मेहनत कर लो, उसके बाद फिर देखो अच्छा नंबर लाओ और अच्छा कॉलेज में एडमिशन करो और फिर अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ो। यार मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा पढ़ाई भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेहनत करो। और आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करने के लिए आए हैं और इतना प्रेम से सुन रहे हैं, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोग मेहनत करिए, आई एम बहुत खुश है हम आपसे। तो चलिए हम पहला कोटेशन ले लेते हैं और फिर इसका हम क्या इस कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अज्ञेय जी, उसके बाद हम समझेंगे। तो पहला कोटेशन क्या है, आप भी देखिए हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। यानी कि आप अपने स्क्रीन पर देखो, वैसे तो बात बराबर पड़ता है हमारे यार आपके, तो आधा स्क्रीन पर देखो, हमारे साथ साथ आप भी पढ़ो, उसके बाद फिर हम इसका मायने समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग नोट बना रहे होंगे, हमें पूरे आशा है आप पे, ठीक है। तो हम पहला कोटेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका मायने समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला कोटेशन क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो पहला कोटेशन यही था, और पहला कोटेशन के माध्यम से अज्ञेय जी क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए इसका हम मायने समझने का कोशिश करते हैं। अज्ञेय जी हिरोशिमा की उस सुबह के विषय में कहते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने बम गिराया था। कवि कहता है कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे, यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी, गर्मी फटी धरती की थी। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसका मतलब। चलो इसका माने क्या, चलो हम इसके माने कि क्या कहते हैं विस्तार से हमको आपको हम समझाते हैं। यार हिरोशिमा जो आप लोग तो पढ़े ही होंगे इतिहास में, जो कि हिरोशिमा जो अमेरिका वाला जो गिराया था जापान में, और हिरोशिमा यानी कि हिरोशिमा एक शहर का माने कि जापान में एक शहर है, तो उसी के ऊपर बम गिराया था। वैसे तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर बम गिराया था। तो हिरोशिमा के बारे में है और नागासाकी के बारे में भी कहीं पर हो सकता है तो दिया हो आगे चल के, तो उस हम कोटेशन के माध्यम से हम उसे देखेंगे। तो चलो हम इसका थोड़ा सा हम आपको डीपली समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं इस कोटेशन के माध्यम से। कवि का कहना है कि 1945 ईस्वी की वह सुबह जब अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर बम गिराकर अपनी दुर्दंता का परिचय दिया था। अमेरिका के इस कार्य ने मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। बम विस्फोट होते ही संपूर्ण शहर में त्राही त्राही मच गई। लोग गर्मी एवं तेज प्रकाश से मोम की तरह पिघलने लगे। धूप की तरह आग की लपट सर्वत्र फैल गई। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यह वैज्ञानिक आविष्कार विकास नहीं बल्कि विश्व को विनाश की ओर धकेल रहा है। इसलिए संपूर्ण विश्व को मानवता की रक्षा के लिए ऐसी विनाशक अस्त्र के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए ताकि हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति
नहीं होने पाए। अज्ञे जी तो सही बात बोल रहे हैं। अरे भाई हम आपको बता दे, हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था 1945 ईस्वी में, बहुत भयानक स्थिति था। वैसे आप 1945 ईस्वी जो ईस्वी है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि हिरोशिमा बम कब गिराया गया था। सॉरी, माने कि हिरोशिमा शहर पर बम कब गिराया गया था। कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इसमें कोई कहने वाले अरे गलती से डरना ही नहीं है। मिस्टेक हो गया, हम गलती एक्सेप्ट कर लिए, हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप लोग भी जब पढ़ते हैं तो कोई गलती हो जाता है, तभी नहीं कि अब हम चलो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, या फिर किसी के सामने बोलना ही, किसी होता है ना कभी कभी बोलते बोलते, कभी कभी स्पीच देते देते कभी कभी कुछ बोला जाता है। तो ये तो बड़े बड़े महान आदमी भी के साथ हो जाता है। तो ये नहीं होता कि उसके अब हम स्पीच देना ही बंद कर दे या फिर कोई काम करना ही बंद कर दे। जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, अरे पढ़ाई आप कर रहे हो तो आप ही ना फेल हो गए। जो कभी पढ़ाई की भी नहीं किया वो क्या फेल होगा। सोच, वैसे आप लोग फेल होने वाला है नहीं। एक हम एग्जाम्पल बोले, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फेल होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में कहते हैं यार जो यानी कि युद्ध में पहुंचता है उस वही तो हारता है, वही तो जीतता है। जो जीता महान बन गया, जो हारा वो कायर बन गया। सो एग्जाम्पल हम एक तरह से बोल रहे थे। तो आप ही लोग ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ही लोग में से कोई फेल हो गए, कोई बहुत ऊंचाई पर चल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता रहता है। जो कभी हिस्सा में भाग ही नहीं लिया, जो पार्टिसिपेट किए भी नहीं किया, वो क्या जीतेगा क्या हारेगा। वैसे आप लोग पढ़ने में बहुत तेज है, हमें मालूम है, ठीक है। आप लोग ज़रूर एक दिन अपने गोल अचीव कीजिएगा। चलिए ये तो हो गया अगली बात। तो अब 1945, हाँ यही कभी कभी पूछ देता कि हिरोशिमा शहर पर कब बम गिराया गया था, तो वही आप 1945 में टिक मार कराइएगा, ठीक है। तो यह चैप्टर समाप्त, यानी कि यह चैप्टर जो पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप एक अलग से जाइएगा और YouTube के माध्यम से आप सर्च कीजिएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया था, परमाणु बम अमेरिका वाला ने, तो उसके बारे में आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यह चैप्टर देखो, ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना, और उसके बाद आप YouTube से अलग हिरोशिमा और नागासाकी पर दोनों शहर पर बम गिराया गया था। दोनों जापान में ही पड़ता है, ठीक है, दोनों जापान में ही पड़ता है, सही बात है। तो आप यह चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद YouTube पर थोड़ा अलग से थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा, तो आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाइएगा, क्योंकि ये सब बहुत भयानक एक तरह से हादसा था। हालांकि हम आपको बता दें बहुत भयानक था। अगर आप ठीक से अगर उसे पढ़ लीजिएगा तो आपको दिल जो है पूरी तरह से एक तरह से सन्नाटा की तरह थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। यानी कि इतना भयानक हादसा था हिरोशिमा और नागासाकी पर कि क्या बताए, ठीक है। चलिए तो हम अगला कोटेशन लेते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी कोई बोलता है कि सर आप तो ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं। देखो बाबू, बातचीत करते हुए आपको हम, यानी कि ऐसा नहीं, देखो रॉबर्ट की तरह हम पूरे पढ़ाते ही चले जाए पूरे, जैसे कि जो लिखा है जो समझाना चाहिए पूरे रॉबर्ट की तरह ही पूरा आपको हम बक बक बोलते सिर्फ आपको समझा के चले जाए, तो उतना उसमें मज़ा नहीं आता। थोड़ा बातचीत करते हुए अपनी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको दोबारा यह चैप्टर पढ़ना ही न पड़े, एक बार में ही आप समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हल्का हल्का बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी होता था। उतना सीरियस में पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। सीरियस में पढ़ाई करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो वही चैप्टर 10 बार 20 बार पढ़ोगे तो फिर इरिटेट होकर फिर वह चैप्टर ही पढ़ना छोड़ दोगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो आप आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम थोड़ा बातचीत करते हुए, यानी कि आसान भाषा में, अपनी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अरे वीडियो लंबा है चाहे छोटा है, वो कभी भी नहीं देखना चाहिए। पढ़ाई करना है तो मेहनत से कभी पीछे भागना ही नहीं चाहिए। जितना लंबा वीडियो रहेगा उतना विस्तार से समझाया जाता है। कोई भी सर देखो, कोई भी सर को जितना लंबा वीडियो देखते हो उतना विस्तार में समझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो मालूम चला ये हिरोशिमा चैप्टर है, इतना चैप्टर का अब 5 मिनट में वीडियो समाप्त कर दिया, तो फिर 5 मिनट में क्या समझ पाओगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा छोटा का कोई मतलब नहीं, ज़्यादा मेन वैल्यू है हम आपको एक बार में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप दूसरा बार यह चैप्टर पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं हो, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछे उसका आप एक बार में जवाब दे सकें, ठीक है बाबू। तो चलो हम अगला कोटेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है, आप लोग भी स्क्रीन पर देखो तो हम पढ़ रहे हैं।
उठाइए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर परी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। ओ माय गॉड, बहुत भयानक हादसा था। तो आप लोग भी कुछ तो समझ पाए होंगे ज़रूर। चलिए, इसको हम कवि जी क्या कहना चाहते हैं इस कोटेशन के माध्यम से आसान भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम आपको बोल रहे ना, अगर आप इससे एक बार शुरू से लास्ट तक जान जाएंगे तो आपका दिल जो है पूरे शहीद उठेगा। ठीक है, चलो हम इसको कवि जी क्या कहना चाहते हैं। कवि कहता है कि आज मानव की सोच दिशाहीन, विवेकहीन तथा अमानवीय हो गई है। बम गिरते ही आग बरसने लगी, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं अपितु मनुष्य के निरीक्षता का था, जिसमें मानवता झुलस रही थी। कवि कहता है कि यह नगर यानी कि शहर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अरे का प्रकाश था, अर्थात यह प्रकाश निरीसंस मानव के अविवेकपूर्ण सोच का प्रकाश था, जिसे मानव ने अपने प्रभुत्व के सबूत के रूप में निर्माण किया था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ दसों दिशाओं में मौत बनकर नाचने लगे। ओह माय गॉड, मेरा तो दिल से ही उठता है। सही में हम आपको बता रहे हैं, जो परमाणु बम होता है बहुत भयानक होता है। ठीक है, आप अगर यह चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद अलग से आप जाके थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि अगर परमाणु बम कोई अदर देश वाला अदर कंट्री पे प्रहार करता है परमाणु बम से, तो कितना भयानक स्थिति होता है। वैसे तो आपके पास एग्जाम्पल है ही, हिरोशिमा है, नागासाकी है, जो कि दोनों जापान में ही पड़ता है। और अमेरिका वाले ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कुछ 1-2 दिन के अंतराल करके बम गिराए थे। बहुत भयानक है। तो आप यह पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप अलग से जाके थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम आपको इससे भी थोड़ा आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इस कोटेशन के माध्यम से कवि अज्ञे जी क्या कहना चाहते हैं, सो हम थोड़ा जानने की प्रयास करते हैं। कवि का कहना है कि जब मानव लक्ष्यहीन और विवेकहीन हो जाता है, तब उसे सही गलत, अच्छा बुरा, मानव दानव के अंतर का ज्ञान नहीं रह जाता। उसके हृदय की मानवता मर जाती है और वह दानवीय प्रकृति का हो जाता है। इसे दानवीय प्रवृत्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अमेरिका ने हिरोशिमा को अपने कोप का भाजन माना। उस बम का प्रकाश काल सूर्य के कहने का भाव है कि जब सूर्य अपने 64 कलाओं से उचित होता है, उस समय प्रकृति की सारी वस्तु नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो उसके विनाशक तत्व सर्वत्र मौत की समान सबको अपना ग्रास बनाने लगे। तात्पर्य यह है कि बम विस्फोट से हिरोशिमा शहर का चप्पा चप्पा नष्ट हो गया। बताओ कितना भयानक एक हादसा था कि एक हिरोशिमा शहर जो है पूरे शहर को पूरे नष्ट कर दिया, यानी कि पूरे एक शहर नष्ट हो गया। इसका कुछ आपको अंदाज़ा लग रहा है? जिस आप अभी गांव में है या जिस शहर में है, अगर एक बम वहां गिरा दिया जाए परमाणु बम, तो पूरे, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में ले ले, कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, मधुबनी, दरभंगा, पटना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, ठीक है, अगर सिर्फ एक बम गिरा दिया जाए तो वहाँ के 8-10 किलोमीटर जिसका आसपास जितना रेंज है वहाँ तक का सब बर्बाद हो जाता है। यानी कि इतना पावरफुल परमाणु बम होता है। हालांकि अभी तो बहुत अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, भारत और इटली, रूस, etc बहुत सारे देश के पास सब अपने अपने परमाणु बम रख लिए हैं बना के। अब पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन बहुत खतरनाक परमाणु बम होता है। हमें सबसे अनुरोध है या हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कभी भविष्य में परमाणु बम की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम अगला कोटेशन ले लेते हैं। यह लास्ट कोटेशन है, ठीक है।
तो आप भी देखिए स्क्रीन पर सबसे लास्ट वाला कोटेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो कर मानव ही सब भाव हो गए, छायाए तो अभी लिखी है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ओ माय गॉड, अब मेरा तो हृदय पूरे कांप उठता है। कितनी बड़ी हादसा थी वह हिरोशिमा पर और नागासाकी पर भी। तो अब आई होप आप लोग भी इसके बारे में कुछ समझ पा रहे होंगे कितनी दर्दनाक हादसा था कि अज्ञे जी ने यह कोटेशन लिखी है। ओ माय गॉड, हमें तो क्या बताएं। अभी भी ना जाने कितना साल हो गया है, जापान अभी कितना विकास कर गया है, लेकिन वह बात अभी भी सुनने के बाद जैसे लगता है कि हृदय पूरी तरह से सिहर उठा है। तो चलिए, तो हम इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कवि अज्ञे जी कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई, लेकिन जला हुआ अवशेष आज भी उस विभीषिका की याद दिलाता है कि मानव शरीर जलकर राख बन गया अथवा भाप बनकर वातावरण में अथवा मिट्टी में मिल गया, परंतु यह दुर्घटना आज भी इतिहास में अंकित है तथा मानव को ऐसी संहार से सीख लेने की सलाह देती है, क्योंकि हार मांस निर्मित मनुष्य क्या, झुलसे हुए पत्थर अथवा सीमेंट निर्मित धरातल को देखकर मानवता सिहर उठती है। कवि कहता है कि मानव निर्मित सूरज बम ने मानव को वापस में परिवर्तित कर नामो निशान मिटा दिया, लेकिन पत्थरों के विकृत रूप मानव की क्रूरता का सबूत पेश करता है कि जब आगे बढ़ने की होड़ शुरू होती है तब विनाशकारी संघर्ष की आकांक्षा बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलो इसको हम और थोड़ा आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कवि का कहना है कि मानव निर्मित सूरज अर्थात आणविक आयुध ने कुछ क्षण में ही अपना खेल समाप्त कर लिया। मानव वापस बनकर प्रकृति में विलीन हो गया, लेकिन उस विनाशकारी विभीषिका के अवशेष अभी भी शेष है। मानव की यह क्रूरता युग युग तक संदेश देती रहेगी कि जब मानव का दंभ आसमान छूने लगता है तब मानव दानव बनकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमानवीय एवं अनैतिक कार्य करने से भी नहीं हिचकता है। कवि उस विनाश लीला की भयंकरता के विषय में कहता है कि हिरोशिमा के झुलसे हुए पत्थर एवं उजड़ी सड़कें हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार मानव निर्मित सूरज ने मानव का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन उस भयंकर संहार का सबूत पत्थर पर लिखी हुई है। वह जली छाया अर्थात विकृत रूप है जो हमें आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्र उपस्थित करती है। आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज भी वैश्विक राजनीति से उत्पन्न संकट की आकांक्षाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि मानवता की रक्षा के लिए अमानवीय प्रयोग से परहेज करना चाहिए। ऐसा न हो कि सारा विश्व ही हिरोशिमा बन जाए। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो एक बहुत ही हम बोले ना, एक बहुत ही दयनीय दुर्घटना थी जिसका हम बता नहीं सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा उस समय। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है और आप हिरोशिमा के बारे में जान पाए होंगे। तो बहुत विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हम पूरा नहीं समझ पाए हैं। तो देखो बाबू, हम आपको बता देते हैं कि आपको पूरा समझोगे तो तुमको तो इतिहास में हिरोशिमा और जो नागासाकी, जो जापान और अमेरिका के जो बीच में युद्ध हुआ था, तो वो सब तुमको जानना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखो, अगर तुम इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो गूगल या यूट्यूब के माध्यम से आप जान सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके सर्च करो तो आप जान जाओगे। लेकिन अब जैसे कि हम यह बुक में इतना ही बताया गया है, ठीक है।
अज्ञे जी ने सिर्फ इतना ही बताए हैं कोटेशन के माध्यम से। तो अगर आप 60 से 70% समझ पा रहे होंगे तो बहुत है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत है। और बिहार बोर्ड में जो अज्ञे जी बताए हैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। वैसे तो हालांकि हम आपको बता दें कि हिरोशिमा और जो नागासाकी जो जापान की हिस्सा है, यानी कि जापान और जो अमेरिका में युद्ध हुआ था, तो ये तो बहुत बड़ा कहानी है। यहाँ से तो बहुत यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आईएएस हो गया और क्लर्क हो गया, न जाने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। एक बहुत बड़ी इतिहास है, मालूम है। इतिहास में जो हिरोशिमा बम गिराया था इतिहास में अभी भी दर्ज है। तो आप चाहे तो अगर आपके इस चीज़ सब में इंटरेस्ट है, जानने के प्रयास में है, तो गूगल में भी मिल जाएगा। और अब बुक बोला गया, बुक में तो है ही, आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं या गूगल से भी सर्च करके आप जान सकते हैं। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप इसको आप गहरी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ठीक है। लेकिन जो क्लास 10th लेवल पर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन, तो यह बहुत है। ये हम समझा दिए हैं, तो आप ये इतना समझ गए होंगे तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। ठीक है बाबू। तो इसमें कुछ प्रश्न बच गया, तो हम प्रश्न के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यह चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। तो यह जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 7-8 क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें से आपको सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही सुन रहे हैं, सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में सिर्फ ऐसा 2 ही प्रश्न है जो कि हेर फेर करके पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा भी नहीं, देखो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना 7 क्वेश्चन है तो हम सभी बताते हैं। और उसके बाद जो भी बुक में है, जैसे कि निम्नलिखित के वचन परिवर्तित कीजिए, भाषा की बात क्या हो जाता है, कविता के आसपास हो गया। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी चीज़ बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो VBI क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है या इस बार क्या पूछेगा, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सभी बताते हैं, 6-7 जितना भी प्रश्न है, उसके अलावा भी जो भी इस चैप्टर में है, हम सभी कुछ कवर करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। लेकिन जो इस बार ज़्यादा क्या पूछने का ज़्यादा संभावना है या क्या पूछेंगे या ऐसी कौन सी 2 फ्रंट से जो पूछता है, तो हम वो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर हम थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये फिर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप कवर करते तो ये प्रश्न मिलेगा कहाँ? तो ये प्रश्न मिलता कहाँ है? आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि इस चैप्टर का जो हम VBI क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन के अलावा और कुछ है, तो वो जो हम कवर करेंगे, वीडियो बनाएंगे और जो हम डालेंगे इस YouTube पर, तो देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन मिले। जैसे हम वीडियो डालेंगे और आपको तुरंत वह नोटिफिकेशन मिलेगा और उसकी मदद से आप उसे ज़रूर VBI क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है सारा कुछ कवर करके हम प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से वहाँ से थोड़ा हम इंटरेस्ट तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो वहाँ हम कुछ ठीक तरह से बातचीत कर पाते हैं। और यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। वैसे हम आपको बता दें कि गद्य खंड जो होता है उससे लॉन्ग वीडियो बनता है काव्य खंड का। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना कि कविता है। कविता सिर्फ 4-5 लाइन में लिखा रहता है, वो सिर्फ देखने में छोटा लगता है, लेकिन इतना विस्तार में अगर समझिएगा तो न जाने 3 से 4 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो ये कभी नहीं समझिएगा कि कविता है तो चलो 5 मिनट समय दे देते हैं, पूरा बुक हम कवर कर लेंगे। ये गलत फहमी है। काव्य जो कविता होता है, अगर हम सच्चे मायने हम आपको बताएं तो बहुत जो सिर्फ लिखा देखने में आपको लगता है कि छोटा छोटा लिखा है, लेकिन उसका जो मायने होता है वो बहुत विस्तार में होता है। तो कविता को आप उतना सीरियस लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो लास्ट में कुछ शब्द निधि दिया गया है, तब से याद नहीं करना है शब्द निधि को, 1 से 2 बार ऐसे पढ़ के छोड़ देना है। देखो हालांकि पूछा नहीं जाता है, तो पूछा नहीं जाता इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नहीं पढ़े। आप शब्द निधि 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह डायरेक्ट एग्जाम में ही आपको पता चलता है कि इसका क्या शब्द निधि पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो ये आपको एग्जाम में पता चलता है। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यह चैप्टर हम क्लोज करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। लेकिन जाते जाते हम एक बार आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बातचीत करते हैं और पढ़ाते बहुत कम है। तो देखो बाबू, हमारा यही कहना है कि दुनिया क्या कहता है उससे आपको लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग भी जब मेहनत करोगे तो उधर से फ़ोन आएगा, उधर से फ़ोन आएगा, वो दोस्त फ़ोन करेगा, वो फ़ोन दोस्त करेगा, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, ठीक है। कोई देखो तुम्हारा वह चाहता नहीं है कि तुम सफल हो, वो चाहता है कि तुम सफल हो जाओ, लेकिन उसको उतना मज़ा नहीं आता। यार तुम सफल हो, उसको क्या इंटरेस्ट है तुम में, बताओ। तुम सफल होगे तो उसको क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ अपना काम के लिए ही तुमको फ़ोन करेगा, वहाँ चलो, यहाँ चलो, बैट बॉल खेलने चलो, गेंद खेलने चलो, लड़की से बात करने चलो, वॉट एवर जो भी हो। अगर आप लड़की हो तो लड़का के लिए रूप में, ठीक है। तो वो सिर्फ आपसे इंटरटेनमेंट ही चाहेंगे, ठीक है। तो उतना देखो दोस्त है, ठीक है, दोस्त अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई करते समय दोस्ती उस्ती सब भाड़ में जाए, ठीक है। सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत सारे देखो बहुत रास्ता है भटकाने का, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप एक बहुत तेज विद्यार्थी है, हम सही में बता रहे हैं। हम आपकी मानसिकता को जरूर जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं या फिर इतना ध्यान से आप सुन रहे हैं, तब कितना तेज विद्यार्थी है आपको खुद नहीं मालूम है। सिर्फ आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ठीक है। सही डायरेक्शन में मेहनत करो, अब प्रतिदिन पढ़ो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज हम 5 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, 15 घंटा पढ़ लिए और 4 दिन हम गैपिंग मार दिए, 2 दिन खेलने चले गए। बाबू ऐसा नहीं करना, ठीक है। 4 ही घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, सिर्फ रेगुलर रहो, ठीक है। एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद दोस्ती क्या है, तुम्हारे पास खुद दोस्त न जाने कितना दोस्त आएगा, न जाने कितना लड़की आएगी, न जाने कितना क्या आएगा, हम क्या बताएं। अगर आप लड़की हो तो आप उसके लड़की के जगह पर लड़के रख सकते हो। तो एक बार सफल हो जाओ, लड़का लड़की दोस्त उसके चक्कर छोड़ दो, ठीक है बाबू। 1 साल की तो बात है, सिर्फ एक बार ठीक से मेहनत कर लो, उसके बाद अच्छा नंबर ला के अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा लो, उसके बाद फिर देखो तुम्हारा भविष्य उज्जवल कितना अच्छा होता है। उसके बाद दोस्त न जाने कितना क्या शोहरत मोहरत सब मिलेगा तुमको। सिर्फ एक बार सफल हो जाओ, ठीक है बाबू। तो आप लोग हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम इतना ही रहने देते हैं। तो सिर्फ आप मेहनत करते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए, ठीक है बाबू। तो फिर आप प्ले लिस्ट में वहाँ से जाके इसका जो भी आई क्वेश्चन आंसर और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्टिव है, हम सब कवर करके हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तब वहाँ से जाके आप उसे पढ़ते रहिए। तो फिर आप लोग आप पढ़ने में इतना तेज़ है कि हम आपको बता नहीं सकते, रियल में सही में हम बता रहे हैं बाबू। आप इतना तेज है कि हम बता नहीं सकते। सिर्फ आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, हमेशा सही डायरेक्शन में मेहनत करो, गलत डायरेक्शन में नहीं भटकना है। मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो और अपनी गोल अचीव करो और अपने देश का नाम रोशन करो, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।